हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर कि अगला लेक्चर जो होगा वो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो आज हम उसी लास्ट लेक्चर के साथ आए हैं। एक्सक्रीशन का टॉपिक बिल्कुल डन एंड डस्टेड कर देंगे, बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे एक्सक्रीशन को। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। चलो आज इतने अच्छे तरीके से ना मैं आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम समझाऊंगी ह्यूमंस का कि बस मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ और चलो स्टार्ट करते हैं। फिर किस बात की देरी करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स का कि हाँ, इसमें 2 पेयर ऑफ किडनीज होती है, हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है बैक साइड रीजन में, और ये कनेक्टेड होता है पेयर ऑफ यूरेटर से, एंड दोनों यूरेटर जाकर कंबाइन होकर मिल जाते हैं एक यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। फिर से शुरू से हम लोग समझेंगे सारी चीज़ें। एक्सक्रीशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है, हमारे सेल्स में हो रही होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ के वजह से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वेस्ट एक्चुअली नाइट्रोजन के फॉर्म में जनरेट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो। ठीक है, हाँ जी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूव होना हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज अगर वो एक्यूमुलेट हो गया हमारी बॉडी में तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि उन सारे वेस्ट को रिमूव किया जाए, और उस रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में अब सोचो। अब कोई यूनिसेलुलर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी ही सिंगल सेल की बनी हुई है, जिनके बॉडी के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल है मात्र और कुछ नहीं है, वो बेचारा कैसे करेगा एक्सक्रीशन? तो बेटा उसके लिए भी पूरा का पूरा प्रोसेस इस नेचर ने उनको दिया है। Remove these waste by simple diffusion from body surface into surrounding water। अब वो तो एक सिंगल सेल है ना, सोचो एक सेल, एक छोटू सा सेल जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए आपको कंपाउंड या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, हाई मैग्नीट्यूड में देखना पड़ेगा। अब आप बताओ उसे कि वो छोटा सा सेल अगर अपने जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन कर भी लेता है तो क्या ही चला जाएगा, कितना ही वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में आ जाएगा? कुछ नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट। पर अगर हमारे जैसा बड़ा सा बॉडी रखने वाले स्पीशीज़, ह्यूमन बीइंग्स या हाथी, घोड़े, जिराफ या कोई भी दूसरे एनिमल्स अगर अपने सरफेस से, अपने बॉडी के सरफेस से एक्सक्रीशन शुरू कर दिए, बाप रे बाप, फिर तो जो गंद मचेगी, है कि नहीं? सोचो आपका जो ये स्किन है, ये स्किन आपके स्वेट रिलीज करता है। ठीक है, मान लो एक्स्ट्रा वाटर है और अगर आपके बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, वो वाटर को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, और उस वाटर में क्या होता है? सॉल्ट्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज स्वेट। वो कोई नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? जो आप एक्सक्रीट आउट करते हो। तो अगर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके स्किन के सरफेस में से निकलने लग जाए थ्रू योर पोर्स, यू छी बहुत गंदा है ना, तो ऐसा हो जाएगा। यूनिसेलुलर के पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, उनके पास ऐसा कोई भी डिफरेंट मैकेनिज्म नहीं है या फिर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन छोड़ो भाई, वो सेल का बना है, एक सिंगल सेल की उसकी बॉडी है, उसको वो क्या ही कोई ऑर्गन से एक्सक्रीट आउट करेगा? उसमें तो ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनल भी बहुत मुश्किल से प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए वो सरफेस से डिफ्यूजन करके अपना वेस्ट रिलीज करते हैं इन द सराउंडिंग वाटर। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फ्रॉम एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं ना, वही ऑर्गन्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स?
ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या इंक्लूड करता है? अ पेयर ऑफ किडनीज जो प्रेजेंट है हमारे लोअर एब्डोमेन में बैक साइड रीजन के, और अ पेयर ऑफ यूरेटर जो किडनी से अटैच्ड एक पाइपलाइन है, एक ट्यूब्यूल है ये वाली, और वो दोनों यानी कि पेयर में है ना, तो दोनों यूरेटर आके कंबाइन करेंगे इनटू अ ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर में, और वो ब्लैडर लास्ट में यूरेथ्रा नाम के ओपनिंग के थ्रू रिलीज करेगी सारा का सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये कंसिस्ट करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन, अब देखो यूरिन बनाने का पर्पस क्या है? टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, सिंपल, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड के थ्रू कैसे वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा बाहर? सब्र करो, रुको ज़रा, सब्र करो, सब बताऊंगी। तो होता क्या है, हमारे बॉडी के सारे सेल्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, चाहे कैटाबॉलिज्म कराना है, कुछ बनाना है, कुछ तो करना है, सेल तो कुछ ना कुछ करता रहेगा ना, उसमें वेस्ट जनरेट हुआ। वो वेस्ट किसके थ्रू पूरे बॉडी में रन कर रहा है? ब्लड के ही थ्रू। जैसे ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, जैसे ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, वैसे ही ब्लड के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी कैरी हो रही है, बहुत सारा अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस, ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सब कुछ कैरी कर रहा है हमारा ब्लड। अब बात ये है कि ब्लड से आखिर कैसे फिल्टर आउट करें, तो फिर हमें उस तरह की ब्लड वेसल्स भी तो चाहिए होगी कि आसानी से ब्लड रह जाए अंदर ब्लड वेसल में, और सारा का सारा गंदा जो सामान है वो छन के या डिफ्यूज होके इस तरफ आ जाए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इन द किडनीज नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया या यूरिक एसिड रिमूव होता है हमारे ब्लड के थ्रू। कैसे होता है? अब देखो, अब शुरू हो रही है कहानी। अब इस कहानी को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, स्पेशली किडनी और किडनी के जो यूनिट्स है, ग्लोमेरुलस है, फिल्ट्रेट है, इन सब से क्वेश्चंस तो भर भर के आते हैं। नाउ ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट। एक किडनी है, ये किडनी है, इसके पास बहुत सारे मिलियंस में क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं। हर एक छोटे छोटे यूनिट को क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। जैसे कि ब्रेन में हमारे नर्वस सिस्टम के एक एक सेल को न्यूरॉन बोला जाता है, वैसे ही किडनी के अंदर जो मिलियंस ऑफ सेल्स या फिल्टरिंग यूनिट है उसे नेफ्रॉन बोला जाता है, ठीक है। दे आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है, कंस्ट्रिक्टली पैक्ड है। At the end of the each nephron, a cup-shaped structure called Bowman's capsule is seen. ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ना किडनी का, इस पोर्शन में दो पार्ट है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ फिर से, किडनी को मैं फिर से बनाती हूँ। दिस इज द किडनी। यार ये क्या बन गया? ये तो किडनी नहीं लग रहा मुझे, किडनी बनाने की कोशिश करती हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत है मिलता जुलता। अब ये जो किडनी है ना बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। कौन कौन से पार्ट्स हैं वैसे? ये जो आउटर पार्ट देख रहे हो ना, जिसको मैं येलो येलो से शेड करने की कोशिश कर रही हूँ, इसे बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये वाला जो आप इनर वाला पोर्शन देख रहे हो ना, अंदर वाला पोर्शन, जिसको मैं ऑरेंज कलर से शेड करने की कोशिश कर रही हूँ, इसे कहते हैं बच्चों इनर मेड्यूला। मेड्यूला। अब एक नेफ्रॉन जो है ना, वो कैसा होता है वो मैं बताती हूँ। एक नेफ्रॉन मान लो ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, मान लेते हैं, वैसे ऐसा नहीं होता, रुको, इस स्ट्रक्चर का है, ठीक है, मान लेते हैं। क्या कंसिस्ट करेगा? एक
कप जैसा स्ट्रक्चर कंसिस्ट करेगा और उसके अंदर बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट्स होंगी, मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये क्या है ये अभी मैं बताती हूँ। इसको ना मैं इस कलर से नहीं करती, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। रेड कलर से कर दिया और ऊपर तो आपको कप जैसा स्ट्रक्चर दिख ही रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस नेफ्रॉन में, ये जो नेफ्रॉन किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट है, वो एक्चुअली कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको जस्ट ऐसा हाफ कर दिया, ठीक है, हाफ कर दिया। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना बेटा, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं पाया, फिर से मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, रुको। टना 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 टना। चलो इसको लिखने की कोशिश करूँ मैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये वाला पोर्शन कहलाता है ग्लोमेरुलस। और नीचे वाला जो ये पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स। अब ग्लोमेरुलस वाला जो पोर्शन है वो कहाँ सिचुएटेड होता है किडनी में, वो सिचुएटेड होता है कॉर्टेक्स में। और ये ट्यूब्यूल वाला जो पोर्शन है वो मेडुला के अंदर होता है। सिर्फ ट्यूब्यूल्स ही मेडुला में होते हैं, बाकी एक नेफ्रॉन का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब कॉर्टेक्स में होता है। अब यहाँ पर जो आपने पढ़ा ना बोमेन्स कैप्सूल, वो बोमेन्स कैप्सूल क्या है बता रही हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखना, सिर्फ इस पे फोकस करो। अभी जितना बताया उसको भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, मान लो डिटेल में ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं दिखता, ऐसा दिखता है। इसमें ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हो कप की तरह, ये कप कुछ रखा है ना इसके बीच में, कप के बीच में कुछ नूडल जैसा है, रेड कलर की नूडल जैसा। तो रेड कलर की नूडल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलर की कैपिलरी है। और ये क्या है, कप जैसा स्ट्रक्चर, ये है बोमेन्स कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर भरा हुआ है बहुत सारी कैपिलरीज। इस दोनों के स्ट्रक्चर को मिलाकर हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये हो गया, हमें समझ में आ गया क्या है। चलो, ग्लोमेरुलस कहाँ सिचुएटेड होगा किडनी में, कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होगा। और ये जो ट्यूब्यूल है ना, ये लूप ऑफ हेनले वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कहाँ पर होगा, मेडुला में होगा। अब देखो, इट एनक्लोजेस अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब समझ में आया, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल, इसके ऊपर बहुत थिन ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा रखा हुआ है, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। उसको रखने के लिए गुलदस्ते की तरह है वो। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी क्यों है भाई, नेफ्रॉन में ब्लड कैपिलरी का क्या काम। तो याद कीजिए वो पुराने दिन जब हम आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया करते थे और मैंने आपको बताया था कि जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन भर जाता है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई का जो सैक मेम्ब्रेन है ना, वो कनेक्टेड होता है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरी सबसे फाइन ब्लड वेसल होती है, उससे पतली ब्लड वेसल कुछ होती नहीं है। सिंगल सेल वॉल की बनी हुई होती है, सेल वॉल नहीं, सिंगल सेल की उसकी वॉल होती है, उसकी जो चारों तरफ वॉल है वो सिंगल सेल की बनी है, इसीलिए आसानी से कैपिलरी के थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है। अब वही कैपिलरी एल्वियोलाई के साथ कनेक्टेड है, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके उन कैपिलरीज के अंदर चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड
कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके पहुंच रहा है लंग्स के पास कि उसको वापस भेजा जाए। तो जब हम सांस छोड़ते हैं ना, जब हम सांस छोड़ रहे हैं यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे ब्लड कैपिलरीज से छन के डिफ्यूज होके एल्वियोलाई के थ्रू हमारे माउथ से, हमारे नोज से बाहर एक्सहेल आउट हो रही है। सेम चीज यहाँ पर भी होता है बच्चों। ग्लोमेरुलस में जितनी फाइन ब्लड कैपिलरीज हैं वो एक्चुअली ब्लड कैपिलरीज क्या काम करेंगी, वो फिल्टरिंग का काम करेंगी। यानी ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है वो फिल्टर आउट हो जाएगा कैपिलरी के थ्रू वाया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से वो फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आने की वजह से। अब ध्यान से सुनना, यहाँ तक सुन लिया, अब पढ़ो। In glomerulus, blood is filtered and the Bowman's capsule collect the filtrate। ये जो कप था ना गुलदस्ता, ये सिर्फ ग्लोमेरुलस को रखने के लिए नहीं था, ये कप एक्चुअली किस लिए था, ताकि जितना भी फिल्टर्ड मटेरियल हमें मिलता है ना वो क्या होगा, उसको कलेक्ट करेगा। सीधी सीधी बात है बच्चों, ये है बोमेंस कैप्सूल, ये है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा यानी कि ग्लोमेरुलस। अब इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के साथ साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी का, वो फिल्टर आउट हो रहा है और फिल्टर होने के बाद ये हमारे बोमेंस कैप्सूल में स्टोर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। बाकी जितना भी छन गया वो ब्लड वापस चला गया। अब उस ब्लड का कोई वो नहीं है, वो कंटिन्यूअसली आ रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट और फिल्टर करके जा रहा है। अब मेन काम यहाँ से शुरू होता है फिल्ट्रेशन के बाद से। अब देखो, ये ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखो, क्या है ये सब कैपिलरीज है ना पूरे किडनी में हमारी कार्पिलरी। अच्छा कार्पिलरी कह रही हो, कैपिलरीज, हाँ, तो वो कैपिलरीज आई कहाँ से, उसका कोई ना कोई तो बड़ा पोर्टल सिस्टम होगा ना ब्लड वेसल का। तो ये जो रीनल वीन है ना बच्चों, ये रीनल वीन क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट वाले ब्लड को पहुंचाती है यहाँ पर। फिर यहाँ ग्लोमेरुलस में जब फिल्ट्रेट हो जाता है और बोमेंस कैप्सूल उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेती है, फिर वहाँ के ब्लड वेसल्स, वहाँ के कैपिलरीज आकर रीनल आर्टरी के थ्रू इसे बॉडी में पहुँचा देते हैं। जस्ट लाइक जो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में बताया था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, ऐसा वाला। पल्मोनरी तो डिफरेंट हो गया, ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे रीनल आर्टरी प्योर ब्लड को, फिल्टर्ड ब्लड को लेके जाती है और रीनल वीन अनफिल्टर्ड और वेस्ट वाले ब्लड को लेकर किडनी के अंदर जाती है। तो ये हमारा सॉर्ट हो गया रीनल आर्टरी, रीनल वीन का। अब हम बाकी के लेबलिंग्स को वो करेंगे। देखो, बड़ा सा ब्लड वेसल अंदर आया, फिर वो छोटा हुआ, उस छोटे को क्या कहेंगे, वेन्यूल या आर्टेरियोल। जैसे कि बड़ा सा पेड़ होता है, वो आगे चल के बहुत सारे ब्रांचेस में, पतले पतले ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो ब्रांचेस से भी बहुत सारे और पतले पतले ब्रांचेस निकल जाते हैं, देखा है ना, सेम वैसा होता है। तो ये बड़ा सा जब ये वीन आया, रीनल वीन, वो डिवाइड हो गया अपने अलग अलग ब्रांचेस में, जिसको हम विनियोल बोलेंगे। आर्टरी आया, वो डिवाइड हो गया बहुत सारे ब्रांचेस में, जिसे हम आर्टेरियोल बोलेंगे। फिर वो विनियोल और आर्टेरियोल आगे चल के और ज़्यादा पतले पतले फाइन कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये भी सॉर्ट हो गया, कैपिलरीज भी सॉर्ट हो गया। हम आ जाते हैं मेडुला कॉर्टेक्स में। तो ये मैंने आपको बताया था, आउटर पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन को हम बोलते हैं मेडुला। यूरेटर क्या है, किडनी के साथ साथ जो ट्यूब्यूल अटैच होती है और यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, वो हो गया इसका यूरेटर। अब ध्यान से देखो, थक गई मैं तो, ध्यान से देखो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, ये सब क्या है, एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये होता है इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट यानी वो फिल्ट्रेट दैट collected into the Bowman's capsule. Bowman's
कैप्सूल, ठीक है। ये वो फिल्ट्रेट है जो बोमन कैप्सूल जो कलेक्ट कर रहा था ना, इनिशियल फिल्ट्रेट, सबसे पहला वाला फिल्ट्रेट। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो कलेक्ट हुआ उसी को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि कभी कभी डिफ्यूजन और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से वो सारी चीज़ें भी ब्लड से बाहर निकल जाती है जिसका काम है हमारी बॉडी को, जिसकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को। यूरिया, यूरिक एसिड और बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ साथ कभी कभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी वहाँ से ब्लड कैपिलरी से छन के निकल जाती है। उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का हमारी बॉडी को फिर से रीअब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। अब मेन कहानी, मेन देखो अब प्लॉट शुरू होता है, ध्यान से सुनो। तो ये इनिशियल फिल्ट्रेट ना फिर से सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ रीअब्जॉर्ब की जाएगी? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर। नाइट्रोजनस वेस्ट में ग्लूकोज नहीं आता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी को ज़रूरी है, ग्लूकोज की हमारी बॉडी को नीड है, ज़रूरत है, उसी से फिर ग्लाइकोलिसिस होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स की भी ज़रूरत है हमारी बॉडी को। अब ये सब इसलिए छन के निकल गया ब्लड से बाहर, क्योंकि जिस प्रोसेस से, जिस डिफ्यूजन के थ्रू सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकलना है, उसके साथ साथ ये भी निकल रहा था बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन मीडियम, उसके वजह से। अब बाकी उस गलती का सुधार हमारी किडनी कर लेती है, उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करके। तो अमाइनो एसिड सॉल्ट्स की भी ज़रूरत है। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे जनरेट होगा? सो सॉल्ट की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी बाकी ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स की। एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, सोचो जितना पानी आप पी रहे हो वो सारा पानी अगर आपका निकल ही रहा है तो आपके सेल्स क्या पिएगी? आपके सेल्स में बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट होंगे? तो पानी को रीअब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। उतना ही पानी निकलना चाहिए यूरिन में जितना एक्स्ट्रा हो जाता है, उतना नहीं कि जितना पिया वो सब निकल गया, तो क्यों ही पी रहे हैं फिर हम लोग, ठीक है। एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब, अलोंग द ट्यूब जो पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ग्लोमेरुलस के बाद जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर आता है, अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है। देखो देखो ध्यान से देखो, ये आर्टेरियोल है या विनियोल है, ठीक है, ये कैपिलरीज है, इसमें से छन गया सारा फिल्ट्रेट और ये बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो गया। उस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज भी था, अमाइनो एसिड भी था, वाटर भी था और सॉल्ट्स भी थे, उसका रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से इस ट्यूब्यूल के रास्ते इस सफ़र में जाते हुए, इस सफ़र के दौरान ही ये ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे बच्चों? ये ट्यूब्यूल्स उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे, रास्ते में ही उसे रीअब्जॉर्ब करते हुए चलेंगे। और जितना भी इनके अलावा, इन इनिशियल फिल्ट्रेट के अलावा जितना वेस्ट होगा उसको वो थ्रो आउट कर देंगे, कहाँ? यूरेटर के थ्रू। अब ध्यान से देखो, अब मैं ना आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये जो आपको मरून कलर की लाइनिंग दिख रही है, ये क्या लाइनिंग है आपको पता है? ये क्यों है ऐसा? जल्दी से बता दो क्यों है ऐसा। क्या बताया था मैंने? किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स में कौन सा पोर्शन है नेफ्रॉन का और मेडुला में कौन सा पोर्शन है नेफ्रॉन का? चलो देखो, दिस इज कॉर्टेक्स। इतना जो पोर्शन है ना, इतना जो पोर्शन है, इसके ऊपर ये किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा और ये जो पोर्शन है ये किडनी के मेडुला में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वैसा वाला स्ट्रक्चर बनाया था, याद है वैसा वाला स्ट्रक्चर कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस है और इधर ट्यूब्यूल है। अब देखो, ट्यूब्यूल दो तरह की होती है। ट्यूब्यूल्स कितने तरह की होगी नेफ्रॉन के साथ साथ? दो तरह की। एक होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लिखा है ये रहा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नज़दीक में, पास में। तो किसके नज़दीक है ये? ग्लोमेरुलस के नज़दीक है। तो जो ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस के नज़दीक वाली ट्यूब्यूल होती है उसे हम कहते हैं
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये देखो, ये इतना लंबा सा सफ़र तय करने के बाद फिर से यहाँ पे वापस से ये ट्यूब्यूल वाला पोर्शन आ जाता है। अब जो ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस से दूर है, डिस्टेंस पे है, उसे क्या कहेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बच्चों दो तरह के ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो ग्लोमेरुलस के नज़दीक होता है, दूसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो ग्लोमेरुलस से बहुत दूर सिचुएटेड होता है। ठीक है, अब इन दोनों ट्यूब्यूल के बीच में जो मेडुला के पास वाला जो पोर्शन है ना ट्यूब का, उसे बच्चों हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये यू पिन की तरह नहीं लग रहा है? वो जो लड़कियां पिन विन लगाती हैं बालों में, यू शेप का पिन जो होता है, यू पिन की तरह है ना, यू पिन की तरह ये। तो ये वाला पोर्शन कहाँ पर है? मेडुला में है। ये वाला पोर्शन मेडुला में है। तो यानी कि पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन मेडुला के अंदर होगा और बाकी सारा पोर्शन कॉर्टेक्स में होगा। कॉर्टेक्स क्या है? आउटर लेयर। मेडुला क्या है? इनर लेयर। समझ में आया? चलो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के बाद ये जो लंबी सी आप डक्ट देख रहे हो ना, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये क्या करता है? जितना भी सब्सटेंस इसके थ्रू अब्जॉर्ब हुआ, रीअब्जॉर्ब हुआ, वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब हुआ, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हुआ, सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हुआ, ये सब रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट बचता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल है और एक्सेस वाटर है, मतलब जितना पानी बॉडी को रीअब्जॉर्प्शन के बाद ज़रूरी थी उतनी मिल गई, बाकी जितना पानी बचा वो क्या हुआ? यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में सारा कलेक्ट हो गया। ये कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टेड होता है हमारे यूरेटर से और वो यूरेटर पहुँचाता है यूरिन को कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन। एक्चुअल में एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन गोल होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और यूरिन कैसे फॉर्म होगा? बाय फिल्टरिंग और रीअब्जॉर्प्शन। चलिए अब ये देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इज अबाउट 180 लीटर डेली। एक हेल्दी एडल्ट में कितना इनिशियल फिल्ट्रेट होता है? 180 लीटर। जबकि अच्छा ये बताओ, आप 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हो एक दिन के अंदर? मर जाओगे। कितनी बार जाओगे वॉशरूम? 24 घंटे भी अगर वॉशरूम में रहोगे तो भी 180 लीटर एक्सक्रीट करना नॉट पॉसिबल। ठीक है, however only 1 to 2 liter per day is excreted out because बाकी जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो गया किडनी के ट्यूब्यूल्स में। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों किडनी इतनी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है? समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं अरे यार किडनी बेचनी पड़ेगी? क्यों बेचनी पड़ेगी? क्योंकि किडनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। किडनी बेचोगे जितना पैसा मिलेगा उतना किसी भी ऑर्गन को बेच के पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं चले जाना किडनी बेचने। किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है। जिनकी किडनी खराब हो गई ना, उसकी ज़िंदगी खराब हो गई समझो। बाकी ऑर्गन्स अगर डैमेज हो जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए, चल जाता है, उनको फिर भी दवाइयों से ठीक कर देते हैं। पर किडनी अगर ख़राब हो जाए या एक किडनी हटानी पड़े, एक ही से काम चलानी पड़े, तो लाइफ मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। फिर उसको डायलिसिस पे रखना पड़ता है। फिर डायलिसिस का भी प्रोसेस अभी मैं बताऊंगी। चलो, water is reabsorbed based on amount of excess water in the body and amount of dissolved waste to be excreted। मतलब क्या है इसका कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो जितना भी एक्सेस वाटर होगा बॉडी में वो निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। तभी कहते हैं ना कि ज़्यादा पानी, अगर किसी का यूरिन ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कलर का होता है, येलोइश टू ऑरेंज कलर का अगर यूरिन आ रहा होता है, तो क्या बोलते हैं लोग? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। ज़्यादा पानी पीते हो तो वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में आता है। फिर
मतलब सही रहता है। और जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन निकलता है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी फील होती है यूरेथ्रा में, है ना, जलन जैसा फील भी होता है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा है, उसमें इतना ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट है कि उसके वजह से वो जलन या इन्फेक्शन होने लगती है, उससे बहुत इन्फेक्शन का खतरा होता है। पानी सफिशिएंट अमाउंट में पीने से क्या होगा, एक तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा खासा रहेगा, मीडियम सा रहेगा, वो डाइल्यूट कर देगा और आपकी बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर प्रोड्यूस्ड हैं तो उसको फ्लश आउट कर देगा, उसके साथ लिखा है ना डिजॉल्व्ड वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड, उसको साथ में ही अपने डिजॉल्व कर देगा और उसको भी एक्सक्रीट आउट कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं उनके बॉडी में ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट होता है, तो उनको ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए ताकि जितना भी टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है वो सब फ्लश आउट हो जाए। पिंपल्स वगैरह जिनको बहुत ज़्यादा निकलते हैं उनको बोला जाता है ज़्यादा पानी पियो, ताकि उस पानी के साथ आपके पिंपल कॉजिंग जो जर्म्स हैं या फिर कोई भी वेस्ट अगर एक्यूमुलेट होने की वजह से पिंपल हो रहा है या कोई भी हार्मोनल इशू है वो सब बैलेंस आउट हो जाती है। ठीक है, नाउ द यूरिन फ्रॉम ईच किडनी एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, विच देन पासिस टू यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन इट। ठीक है, यूरेटर से वो पास हुआ और स्टोर हो गया यूरिनरी ब्लैडर में। अब जैसे जैसे ब्लैडर एक्सपैंड होता है ना, प्रेशर इंक्रीज होता है उस ब्लैडर की वॉल पे, जिससे हमें यूरिनेट करने की अर्ज फील होती है। ज़्यादा पानी पी लो, 2 घंटे के अंदर आपको वॉशरूम जाने का मन करेगा। क्यों मन करना, वो अर्ज फील होना, यू कैन फील कि आपका ब्लैडर इट्स फुल और यू नीड टू यूरिनेट। वो जो यू नीड टू यूरिनेट वाली जो फीलिंग होती है वो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर है वो एग्जर्ट होने की वजह से हो रहा है। ब्लैडर एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। अब नर्वस कंट्रोल के अंदर है तभी तो आप फील कर पाते हो कि वो कब भर रहा है, कब खाली हो रहा है ना। एज अ रिजल्ट वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो आपको पता होता है कि कितने टाइम तक आप होल्ड करके रख सकते हो और किस टाइम के बाद आप बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकते एंड इमिडिएटली आपको जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू गो एंड पी, राइट। लास्ट हम आ जाते हैं बच्चों इस पे डायलिसिस में। डायलिसिस का टॉपिक वैसे आपके क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा बोर्ड्स में, पर चलो ठीक है, इतना तो पढ़ा ही दिया तो ये वाला भी टॉपिक पढ़ा देती हूँ। किडनी का जो फेलियर है ना, कभी किसी की किडनी फेल हो जाती है ड्यू टू ड्रिंकिंग ड्रग्स एंड ऑल दैट, राइट। ये क्या करता है, एक्यूमुलेट कर देता है पॉइजनस वेस्ट को हमारी बॉडी में। अब इस केस में क्या होगा, एक आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ किया जाएगा ताकि बॉडी का इतना सारा टॉक्सिक वेस्ट बाहर किया जा सके, रिमूव किया जा सके। सो इट इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन मेनी सेमी परमिएबल ट्यूब्स सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। वो डायलिसिंग फ्लूइड क्या है, इट हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड बट नो नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक, when patient's blood passes through the tubes, the waste product from blood diffuses into dialysing fluid. The purified blood is pumped back into the patient. Basically होता क्या है, एक मान लो टब है, ठीक है, उस टब के अंदर डायलिसिंग फ्लूइड को रखा गया है। उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही है जितना हम इंसानों के ब्लड का होता है। अंतर बस इतना है कि उस फ्लूइड में किसी भी तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। उसी टब के अंदर बहुत सारे सेमी परमिएबल ट्यूब्स अटैच कर दिए गए हैं जो कि किडनी के ट्यूब्यूल्स का काम करेगा। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन वाला काम करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, अगले वाले में दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, अगले वाले में दिखाती हूँ। तो फिर क्या होता है, उन ट्यूब्यूल से अटैच कर दिया जाता है मतलब इंसान के ब्लड वेसल्स को। अब इंसान का जो ब्लड है ना वो उस ट्यूब्यूल के थ्रू उस डायलिसिंग फ्लूइड में गया और ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उस फ्लूइड के अंदर ब्लड का
सारा नाइट्रोजनस वेस्ट चला गया और ब्लड जो है वो फिल्टर्ड आउट हो गया। फिर उन ट्यूब्स के थ्रू वो वापस से पेशेंट के ब्लड वेसल्स में चला जाता है, वापस आर्टरीज में, ठीक है। अब ऐसा होता है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, डायलिसिंग फ्लूइड है जो रिमूव करेगा वेस्ट को, ठीक है, ये डायलिसिस फ्लूइड है। यहाँ से आया ब्लड, यहाँ से आया ब्लड डायलाइजर के थ्रू, ये क्या है, ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करेगा। यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड क्या करेगा, रिमूव करेगा वेस्ट को, और फिर वेस्ट रिमूव होने के बाद वो जो क्लीन वाली ब्लड है, वो क्लीन ब्लड वापस से पेशेंट के बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही सत्यानाश करने वाला प्रोसेस होता है, बहुत बेकार होता है। मतलब भगवान न करे किसी को इसके थ्रू गुजरना पड़े। एक बार कहते हैं ना कि एक बार अगर कोई डायलिसिस पे चला जाता है, फिर उसके लाइफ की सर्टेनिटी बहुत कम सी हो जाती है, ख़त्म सी हो जाती है। वो कितने दिन और जिएगा, वो कितने दिन और सरवाइव करेगा, ये कहना फिर मुश्किल हो जाता है। मे बी 1 to 2 days, मे बी अ वीक और अ मंथ, नॉट मोर देन दैट यूजुअली, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, फाइनल टॉपिक एंड एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस ख़त्म। और अब मैं क्या करूँगी, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगी अगले लेक्चर में। अच्छे खासे एमसीक्यूज लेकर आऊँगी, मज़ा आएगा खूब ज़्यादा, क्योंकि पूरा लेक्चर ऑलरेडी आप लोग अटेंड कर चुके होंगे। अब वो सब देखने के बाद, अगर नहीं देखा है, संडे है ना कल, दिन भर बैठ के लाइफ प्रोसेसेस के सारे लेक्चर्स देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। फिर अगले लेक्चर में जब मैं आऊँगी, फिर अगले लेक्चर में जब मैं आऊँगी तो आप उसको MCQ सॉल्व करने की खुद से कोशिश करना। मैं तो करवा ही दूंगी साथ साथ में, पर खुद से भी ट्राई करना कि देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, ठीक है। चलो तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग सेशन ऑफ MCQ फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच।